हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, द कोटा कर्फबल इन कर्नाटका। अब देखिए, आप जानते हैं कि कर्नाटका में जो रिजर्वेशन से रिलेटेड एक न्यूज चल रही है, कितनी सारी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है वहां पे ऑलरेडी हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे आपको एक बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में सब कुछ समझाया गया है। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से इतनी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, वो यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा है उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में पूरा सिनेरियो है कर्नाटका में। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स कहीं चीजें बहुत रेलेवेंट भी हैं आपके लिए। अब देखिए, यहाँ हम जानते हैं कैबिनेट मीटिंग हुई है कर्नाटका में। तो कर्नाटक की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 30 साल से जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिल रहा था ओबीसी कैटेगरी के, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब ये जो 4% यहाँ से रिलीज हो रहा है, खाली हो रहा है, ये हमें किसी को देना है ऑफ कोर्स। वो अब कर्नाटका की सरकार ने, कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 2 कम्युनिटीज को दिया जाएगा, जो डोमिनेंट लैंड ओनिंग कम्युनिटीज हैं स्टेट की। 2% ईच, यानी कि 2% दिया जाएगा वोकलिगास को और 2% दिया जाएगा लिंगायत को, वीर शैवा लिंगायत को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्विक ऑन इट्स हील, द गवर्नमेंट ऑल्सो अकॉर्डेड। अब देखिए, साथ ही में क्या हुआ है ना, यहाँ आप देख रहे हैं बंजारा कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो कुछ यहाँ पे चेंजेस जो आए हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद, वो है एक इंटरनल रिजर्वेशन जो 101 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एग्जिस्ट करती है। इंटरनल रिजर्वेशन मतलब, अगर मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए मिलती है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको बताने के लिए इंटरनल रिजर्वेशन से क्या मतलब है। तो 10% अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, तो उसमें से मैं अगर कह दूं कि जो 2% है वो मैं रिजर्व कर रही हूँ एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट जो यूजुअली समझे जाते हैं गुप्ता कम्युनिटी, आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल। ओके, और मैं फिर बाकी कुछ 5% दे रही हूँ एक किसी पंजाबी कम्युनिटी को। तो ऐसा कुछ मैंने उसको इंटरनली डिवाइड कर दिया उस 10% को। यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट का केस है, उसमें जो पूरा रिजर्वेशन है, उस पूरे पाए को कैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया, उसमें कुछ चेंज आया है। ओके, अब दोनों ही डिसीजन जैसे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। पहला तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि 4% जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी गई थी, ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं ये पोलराइजेशन है या जो भी है, क्योंकि जो रूलिंग वहां पे पार्टी है उनको, उनका वोट बेस है ही नहीं मुस्लिम्स जो ओबीसी हैं वहां के। तो कुछ ये चीज कही जा रही है। ठीक है, और दूसरा जो डिसीजन है इंटरनल रिजर्वेशन से रिलेटेड जो शेड्यूल्ड कास्ट में हुआ है, ऑफ कोर्स वहां आप ये प्रोटेस्ट देख ही रहे हैं, तो कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ मिलेंगे। हाउ हैज ओबीसी एंड एससी रिजर्वेशन चेंज्ड? अब यहाँ देखिए, द कैबिनेट डिसाइडेड टू एक्सक्लूड मुस्लिम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है ओबीसी कैटेगरी से, और उनको जो 4% रिजर्वेशन अभी तक दिया करते थे कैटेगरी 2B में, कैटेगरी 2B में जो रिजर्वेशन मिलता था 4%, वो अब उनसे विड्रॉ कर लिया गया है। अब ये 4% जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 कैटेगरीज को दिया गया है, 2C एंड 2D, जो बहुत ही रिसेंटली बनाई गई थी। 2C और 2D कैटेगरी, 2C स्टैंड्स फॉर वोकलिगास एंड 2D स्टैंड फॉर वीरशैवा लिंगायत्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Following the change, the reservation quantum for vocaligas and others in the group went। अब देखिए क्या है कि 2% हमने दोनों को बांट दिया। ठीक है, तो 4% पहले वोकलिगास के पास था, अब इनका 6% हो गया है। 5% पहले लिंगायत के पास था, अब इनका 7% हो गया है। 4 से 6, तो अगर हम सबसे ज्यादा देखें कर्नाटका में 7% रिजर्वेशन अगर हम इसमें देखें, तो वो लिंगायत के पास है, वीरशैवा लिंगायत के पास। अब देखिए, मेरी एक सजेशन है आपको, आप क्योंकि अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, ओके तो आप लिंगायत के बारे में पढ़ के जाइए। ठीक है, नयनार्स और ये सब जो कुछ कुछ चीजें आप पढ़ते हैं, उसमें आप लिंगायत कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, शैविज्म है ना, तो रीड ऑन देम। ओके, कि किस तरह से वो बिल्कुल कास्ट बायस में बिलीव नहीं करते,
ओपन टू एवरीबडी, ये उनकी हिस्ट्री क्या है ना। तो अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में आता है कि जो लिंगायत कम्युनिटी है इट इज रिलेटेड टू वैष्णविज्म, तो दैट्स नॉट ट्रू, शैविज्म से रिलेटेड है। ऐसा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्योंकि इट्स जस्ट सो मच इनटू न्यूज। ओके, अब देखिए अर्लियर द टू कम्युनिटीज, अब देखिए क्या है ना, ये जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वोकलिगास और जो लिंगायत हैं इनके लिए 2C और 2D जो बना है ना कैटेगरी, वो बहुत रिसेंटली बना है। पहले ये दोनों 3A और 3B कैटेगरी में आया करते थे और 3A और 3B कैटेगरी को स्क्रैप कर दिया गया है। अभी तक देखिए अगर आपके लिए कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो गया है, इतना ज्यादा ये सारी चीजें आपके लिए समझना जरूरी नहीं है। जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो समझना है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ अभी तक हमने क्या सुना या क्या समझा। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है कि 4% जो रिजर्वेशन थी जो ओबीसी मुस्लिम्स के लिए विड्रॉ कर ली गई है, उस 4% को 2-2% करके बांट दिया गया है। किसको बांटा गया है? एक वीरशैव लिंगायत और एक वोकलिगा कम्युनिटी को। और ये इन दोनों कम्युनिटीज के लिए एक नई कैटेगरी बनी थी 2C एंड 2D। ठीक है, तो 2D था बेसिकली लिंगायत के लिए, 2C था वोकलिगास के लिए। बस इतना आपको अभी तक अपने ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, द कैबिनेट ऑल्सो रेकमेंडेड, और जैसे कि मैंने आपको बताया कैबिनेट ने रेकमेंड किया था इंटरनल रिजर्वेशन among the 101 scheduled caste, a long pending demand from of the SC left faction to the union government। अब देखिए क्या है ना, सबसे बड़ी डिमांड तो SC लेफ्ट की थी, scheduled caste लेफ्ट की, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी यही है क्योंकि उनको रिजर्वेशन थोड़ा अपना बढ़ाना था, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका कहना है, और ऑफकोर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बैकवर्ड यही कम्युनिटी है, पर एक्चुअल में इन्हीं का स्टेटस को मेंटेन किया गया। इनकी 6% रिजर्वेशन पहले थी और अभी भी 6% है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आई वुड एक्सप्लेन टू यू, डू नॉट वरी। ऑफ द 17% रिजर्वेशन गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट इन कर्नाटका, इट हैज स्प्लाइस्ड अप 6% टू SC left, 5.5% to SC right, 4.5% to SC touchable and 1% to SC others। अब अपने दिमाग में से अभी तक आपको कुछ भी है ना वो निकाल के बस जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनिए। पहली बात तो आपको लगेगा कि ये तो हमने पहली बार सुन लिया। SC लेफ्ट SC राइट क्या होता है? इज इट अबाउट जो SCs लेफ्टिस्ट हैं, SCs राइटिस्ट है? क्योंकि आज के जो सिनेरियो में है वो लेफ्ट से तो हमें यही समझ आता है, राइट से हमें यही समझ आता है। तो इसीलिए आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये कैसे पाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और क्यों SC लेफ्ट जो है उन्हीं की डिमांड थी रिजर्वेशन बढ़ाने की, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला और वही सबसे ज्यादा नाराज क्यों है। पहली बात तो कैबिनेट का डिसीजन के बाद हमें ये भी पता चला है कि जो रिजर्वेशन है वो 17% पे ले जाई गई है। पहले कितनी थी? 15%, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो चेंज आया है वो ये आया है कि SC कम्युनिटी एज अ होल के लिए 2% रिजर्वेशन बढ़ा दी गई है। ठीक है, 15 to 17% ले जाई गई है। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम 17% को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 2% जो बड़ा है वो किसी कम्युनिटी के पास तो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने 1.5% 2% का दिया है SC टचेबल्स को, यहाँ आप देख सकते हैं SC टचेबल्स, और 0.5% जो बच गया 2% में से वो दिया है SC राइट को। ठीक है, तो फिर जाके जो अब हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं वो हमें मिलता है, यानी कि जो 6% SC लेफ्ट के पास था वो 6% का 6% रहा गया है, और SC अदर्स के पास जो 1% था वो ऐसा का ऐसे ही रखा गया है। जिनका बड़ा है वो बेसिकली SC राइट है, जिनका 0.5% बढ़ा है, यानी कि पहले 5% था, और SC टचेबल है जिनका अब 4.5% है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें हमने क्या देखा है, पहले इनके पास कम था। ठीक है, तो ये चीज हम अभी देख चुके हैं। ओके, इनका 1.5% जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका रिजर्वेशन यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना है यहाँ पे SC लेफ्ट और SC राइट क्या है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी डिमांड ही ये थी कि SC लेफ्ट के लिए कोटा बढ़े, लेकिन हुआ क्या टचेबल्स के पास। और SC लेफ्ट का क्या कहना है कि देखिए टचेबल्स तो ऑलरेडी टचेबल्स हैं और उन्होंने इतनी प्रताड़ना नहीं सही है, मोर और लेस अभी तक जो बेनिफिट्स हैं, जो ग्रोथ है, जो मोबिलाइजेशन हुई है सोशली, वो इसी कम्युनिटी के लिए हुई है और इसी को आपने सबसे ज्यादा हाइक दे दिया। दिस इज नॉट डन। ये आई थिंक यहाँ तक जो भी था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम थंबनेल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि उसका आंसर क्या है।
देखिए जब भी आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डेटा देखेंगे, तो उसमें उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है आदि कर्नाटका। ओके, आदि कर्नाटका एक वहां पे आपको टर्म मिलेगी। देखिए आदि कर्नाटका क्या है? ओके, आदि कर्नाटका कम्युनिटी आप कह सकते हैं कर्नाटका की इंडिजिनस कम्युनिटीज में से एक है। इंडिजिनस यानी कि जो एक्चुअल में कर्नाटका में ही उनके रूट्स हैं, वहीं से वो पनपे हैं, जिसे हम मूल कन्नड़गा कुल कहते हैं। ठीक है, तो आदि कर्नाटका क्लैन वो है। ठीक है, जो इंडिजिनस टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका जितनी भी कम्युनिटीज हैं उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट आदि कर्नाटका क्लैन है। अब देखिए यहाँ पे ना 1830s के करीब एक ब्रिटिश ट्रैवलर आए थे, क्रिस्टोफर फेलोमैन करके। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके लिए ये पता होना चाहिए कि इन्होंने काफी डिटेल में ना इस कुल को पढ़ा कि क्या इनकी स्थिति थी, क्योंकि एक्चुअल में जो आदि कर्नाटका क्लैन है वो एक अपर कास्ट क्षत्रिय कुल को बिलोंग किया करते थे सेंचुरीज अगो। एक रूलिंग कास्ट स्टेटस था उनका, किंग्स वाला, मोनार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस तरह के उनके पास पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं कि ये शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में है। तो ऐसा क्या हुआ होगा इतने समय में? देखिए अगर हम वही क्रिस्टोफर फेलोमैन की ही अगर डिटेल्ड अकाउंट्स देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो कम्युनिटी थी आदि कर्नाटका क्लैन, ठीक है, इन्होंने सोशली क्या किया, अपने कामों को बांट लिया, जिसे हम क्या कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यही कहते हैं, राइट? कि आप अगर कोई काम कर लीजिए, थोड़ा काम हम संभाल लेंगे। अपने में ही क्या किया इन्होंने, दो सब ग्रुप्स बनाए। ठीक है, एक को इन्होंने कहा, क्योंकि कर्नाटका में उसे कन्नड़गा में उसे लेफ्ट और राइट का जो कन्नड़गा वर्ड्स हैं वो है, तो लेकिन आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने खुद को डिवाइड किया एक लेफ्ट ग्रुप में और एक राइट ग्रुप में। ठीक है, लेफ्ट ग्रुप ने क्या संभालना था, फार्मिंग, हंटिंग, स्टेट की सिक्योरिटी। ठीक है, राइट ग्रुप ने क्या संभालना था, वो मोनार्क्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करते थे। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट और राइट में हमने खुद को डिवाइड कर लिया, यानी कि आदि कर्नाटका क्लैन ने। ओके, लेकिन क्या हुआ, लेफ्ट, इसीलिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एससी लेफ्ट का ये कहना है कि हमने सबसे ज्यादा सच में बैकवर्डनेस सही है, और बहुत सारे स्रोत यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा इन्होंने ही बैकवर्डनेस सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इनको यूजुअली फार्मिंग, हंटिंग, इस तरह के काम दिए गए थे। ऑल्दो ये सोशल डिफरेंशिएशन थी, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और जो राइट था, एससी राइट, उनके पास बेसिकली क्या था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के वेल्दी आप कह सकते हैं कि रंग्स थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि क्षत्रिय कैटेगरी, सोशल डिफरेंशिएशन, लेफ्ट राइट, ये सब हमको समझ आ गया। फिर क्या हुआ, आदि कर्नाटका धीरे 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 अपनी पावर को, अपने ग्लैमर को लूज करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो और क्षत्रिय कम्युनिटीज थे उनका राइज शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, एक समय के बाद हुआ अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो अगर हम देखें 17th सेंचुरी के अराउंड जो है, आदि कर्नाटका क्लैन का जो स्ट्रेंथ है वो वीकन होना शुरू हो गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स द राइज ऑफ वेरियस अदर क्षत्रिय कम्युनिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर इतने में तो क्या हुआ, ब्रिटिश रूल आ गए, ब्रिटिश रूलर्स आ गए, है ना? तो फिर उन्होंने क्या किया, इन फॉरेनर्स ने अपने हाथ में ला लिए कहीं और कम्युनिटीज के साथ, बहुत पावरफुल कम्युनिटीज के साथ, जैसे पाटिल्स एंड गौड़ास। ठीक है, तो इनके आप समझते हैं कि ये कर्नाटका में काफी, अब अगर आप जानते हैं तो आपको पता है, तो इन दोनों कम्युनिटीज के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि आदि कर्नाटका क्लैन को डिफीट करना था। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक थोड़ी लड़ाई छिड़ गई थी बाकी क्षत्रिय कम्युनिटीज और इनके बीच में, और आप जानते हैं ऑफ कोर्स होगी ही, इस तरह की लड़ाइयाँ तो पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी आता है, और अर्ली 19th सेंचुरी में ये जो आदि कर्नाटका क्लैन है, इनके प्रॉपर्टी राइट्स छीन लिए जाते हैं, इनको अपने घरों से निकाल दिया जाता है, इनके सारे मेन को, जितने भी इनके मेल मेंबर्स थे मोस्टली, उनको मार दिया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है वो फॉरेस्ट में रहें, केव्स में रहें। इनकी जो विमेन और चिल्ड्रन होते हैं उनको स्लेवरी में धकेल दिया जाता है ना, क्योंकि उनके मेल जो मेंबर्स थे घर के वो तो मार दिए गए हैं। ठीक है, और ये ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, इस तरह की जो प्रताड़ना इनके ऊपर हुई, वो इंडिपेंडेंस तक हमारे चली कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इनमें से क्या था कि कहीं विमेन ऐसी थी जिनके पास आदि कर्नाटका क्लैन की अगर हम बात करें, कहीं विमेन ऐसी थी जो अभी भी उनके पास थोड़ा पैसा था। वो ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं कि
यूजुअली एससी राइट को बिलोंग करती होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी थी जिन्होंने गौड़ाज या पाटिल कम्युनिटीज़ में फोर्सिबली उनकी शादी हो गई या जो भी, लेकिन कईयों ने अपने जो कुल के जो कल्चर ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस उसको मेंटेन किया, जो आज भी हम देख रहे हैं आदि कर्नाटका क्लैन के ही ओरिजिनल डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं फिर हमें इंडिपेंडेंस जब मिल गई तो इनको एससी स्टेटस अवार्ड किया गया। और एक सर्वे हुआ, फिर भारत सरकार ने एक सर्वे किया और उन्होंने देखा कि आदि कर्नाटका जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो एक एंडेंजर्ड कम्युनिटी बन चुकी है आज। बहुत दे वर ऑन द वर्ज ऑफ सर्वाइवल, है ना। तो ये सारी चीजें, इसीलिए उनको एक स्पेशल फोकस की जरूरत थी, इसीलिए रिजर्वेशन अवार्ड किया गया। लेकिन अब ये क्या है ना, जो एससी राइट और एससी लेफ्ट का सोशल डिफरेंशिएशन एक सेंचुरीज अगो हुआ करता था कि ऑफ कोर्स देखिए, देखा जाए ना तो बहुत सारी चीजें शुरू तो सोशली हुई थी, आज पॉलिटिकल या पता नहीं क्लास या ये सब कुछ कैसे बन गई, है ना। सब कुछ ऑफ कोर्स एक अच्छे उस कॉज के लिए शुरू हुआ था, फंक्शंस को बांटना, डिवीजन ऑफ लेबर तो अच्छी चीज होती है, पर आज ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी बन गए हैं, जो एससी लेफ्ट है और एससी राइट है, ठीक है। तो ये आज सोशल नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन बन गई है। तो एक पार्टी है जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, तो वो एससी लेफ्ट को टारगेट करेगी, एक पार्टी है वो एससी राइट को टारगेट करेगी। तो यही सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। अगर हम वापस आ जाए यहाँ पे डिस्कशन पे, क्या लिखा है, दुखी कौन है, एससी लेफ्ट है। एससी लेफ्ट का ये कहना है कि देखिए, जो एससी लेफ्ट और एससी टचेबल्स है ना, वो आप कह सकते हैं बीजेपी के काफी अच्छे सपोर्टर्स हैं, काफी भरी मात्रा में, ठीक है। और एससी लेफ्ट न्यूमेरिकली भी बहुत स्ट्रांग है। तो एससी लेफ्ट को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बिट्रे किया गया है और जिस पार्टी को वो आज तक सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। ऑल्दो जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जैसा कि इस आर्टिकल में भी लिखा है, उनका ये कहना है इट्स वेरी प्री मैच्योर टू गो ऑन एंड से एनीथिंग। अभी देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ रोल आउट होता है। वाइल द बेसिस फॉर इंटरनल रिजर्वेशन वाज, अब देखिए क्या है, इंटरनल रिजर्वेशन होनी चाहिए एससी कम्युनिटी में। ये एजे सदाशिवा कमीशन रिपोर्ट जो थी 2012 की, उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है, व्हेन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वाज 15%। तो लेकिन अभी क्या है, जो अभी वाला हम इंटरनल रिजर्वेशन और ये जो हाइक देख रहे हैं, ये तो एक कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ है। हाउ आर मुस्लिम्स लूजिंग आउट, अगर देखिए बाय चांस आपके प्रीलिम्स में आ जाता है, वैसे ये नहीं आएगा, पर एक डिस्कशन के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ आर मुस्लिम्स लूजिंग आउट, है ना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीजेपी डज नॉट काउंट मुस्लिम्स अमंग इट्स वोटर बेस, इसीलिए जैसे कि वो अपने इस डिसीजन को डिफेंड भी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस डिफेंस के आप बदले में क्या कहेंगे, उन्होंने ये कहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है, वो रिलीजन तो उसका वो होना ही नहीं चाहिए बेसिस। रिजर्वेशन का क्या है बेसिस? रिजर्वेशन का बेसिस है कास्ट। लेकिन फिर कई लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि यही रिसेंटली हमने देखा, जो ईडब्ल्यूएस जजमेंट इतने दिन तक चली और फिर ये सब, तो उसमें कहना क्या है कि अगर क्लास बन सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो कास्ट बेस्ड नहीं है, वो तो क्लास बेस्ड है रिजर्वेशन, तो फिर रिलीजन बेस्ड क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई रिलीजन सच में सफर करा है, किसी रिलीजन ने, वो सोशो एडुकेशनली बैकवर्ड है, देन व्हाई नॉट, even if it is on a case by case basis, ऐसा भी लोग कहते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग यू every sort of opinion that exists, है ना। दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई ट्राई टू डू जब भी मैं कोई भी आर्टिकल डिस्कस करती हूँ। वॉट यू टेक अप, वॉट यू अग्री विद और नॉट इज कंप्लीटली अप टू यू। पर आपके लिए यही बेहतर है कि आप, यहाँ तो खैर इतना रेलेवेंट है कि नहीं, पर जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कहीं लिख के आए, अगर मेंस में लिख रहे हैं वो सारी बातें अपने ध्यान में रखें, क्योंकि आपको जितना मल्टी डायमेंशनल और जितने डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपके पास होंगे, गुड इनफ। ओके, since 1995 the community has been given 4% reservation under category 2B on grounds of, वही मैंने बताया। और ये of course, आपको क्या लगता है कि अगर 30 साल पहले इनको रिजर्वेशन दी गई होगी, तो कोई इसमें कुछ बेसिस होगा, कोई सर्वे हुआ होगा जिससे हमें ये पता चला होगा कि ये सच में सोशो एडुकेशनली बैकवर्ड हैं? ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है, सिंस द कम्युनिटी हैज नाउ लॉस्ट इट्स सोशल एजुकेशन बैकवर्ड। अब क्या है, ऑफ कोर्स मुंबई सरकार ने ये कहा है, ऐसा नहीं है, 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला जो कोटा है, उसके तहत वो ले सकते हैं रिजर्वेशन, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है, तो हमने वहां तो मना ही नहीं किया। ओके, तो ये चीज, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो चेंज है, इट विल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंटर।
अब यहाँ पे एक और चीज़ पता होनी चाहिए, कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं और उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जी नहीं, जो नोमैडिक मुस्लिम्स हैं, जो कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, ये सब कुछ हम देख रहे हैं ना, तो जो कैटेगरी 1 में जो नोमैडिक मुस्लिम्स हैं उनको तो रिजर्वेशन अभी भी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ और मिलेगी, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। Why was such a decision made? The BJP, which draws strength from numerically strong, okay, Panchamasalis, a subsect among Veerashaiva Lingayats was under pressure. अब आप जानते हैं लिंगायत जो थे, लेकिन वो तो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हम देखेंगे क्यों। लिंगायत की एक सबसेक्ट है, उनका ये डिमांड था कि उनको 2A स्टेटस मिले ओबीसी का, और उनका रिजर्वेशन बढ़े। एज फार एज वोकल लिग्गाज आर कंसर्न, वोकल लिग्गाज यूजुअली इतने बड़े सपोर्ट बेस नहीं रहे हैं बीजेपी के, यहाँ पे वो चीज़ लिखी है, पर उनके लिए भी अच्छा ही है, उनका रिजर्वेशन बन गया तो वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट बेस बन जाएगा। व्हाट इज द लाइकली पॉलिटिकल फॉल आउट वाइल द बीजेपी लीडर्स आर्ग्यू दैट ओबीसी रिजर्वेशन कैन नॉट बी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं दी जा सकती, ऐसा उनका स्टैंड है। हमें हमारे होम मिनिस्टर भी यही बोलते हुए दिखे हैं। पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, जो मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया था वो इट वाज बेस्ड ऑन LG हवानूर एंड चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, जो पहले बनाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स कोई कमीशन की कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट आई होगी। और जो सच्चर कमेटी है, देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, माइनॉरिटीज पे कोई भी क्वेश्चन आता है, जो कि डेफिनेटली आएगा आपके GS1 में, जैसे भी, क्योंकि कास्ट वहीं पे आता है टॉपिक, तो आपको, और साथ ही में प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि आ सकता है कि सच्चर कमेटी हम बहुत बार न्यूज़ में देख रहे हैं, इट वाज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो एक उसमें सच्चर कमेटी से रिलेटेड आ जाएगा टू मेक GM क्रॉप्स, एक उसमें आ जाएगा, क्योंकि रबिश तो लिखना ही होता है, जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो डाल दो और आपको सारी चीज़ें सही लगेंगी, अगर आपको ये नहीं पता कि सच्चर कमेटी माइनॉरिटी से रिलेटेड एक कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में स्टडी किया था। कि आप वो पढ़िए, रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ माइनॉरिटीज पे क्वेश्चन क्यों आएगा, और जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई क्वेश्चन आता है तो एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट में क्या कीजिए, आपको पता है कि 14% के अराउंड मुस्लिम्स है सेंसस 2011 का, अगर हम डेटा देखें, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे कम हम जैन्स देखते हैं, और ये सब वगैरह पूरे पाई चार्ट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। क्रिश्चियंस कितने हैं, 2% के करीब, एंड ऑल ऑफ दैट, और ये ऑफ कोर्स आपके एज देगा आंसर को। और सच्चर कमेटी का मेंशन कीजिए कि सच्चर कमेटी भी कहती है कि बिल्कुल अगर रिजर्वेशन दी जानी चाहिए तो उनको स्पेशल फोकस मिलना चाहिए कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को। और माइनॉरिटीज़ एक बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि पारसनाथ हिल्स से रिलेटेड जो भी हमने प्रोटेस्ट देखी जैन से, फिर उसके बाद हम बहुत रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ और इधर के एरियाज में देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके खिलाफ बैकलैश आ रहा है, ट्राइबल्स से। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनियो, है ना, ये सारी चीज़ें हम बहुत कुछ देख रहे हैं। तो इसको डील करने के लिए ऑफ कोर्स यू विल गेट अ वेरी गुड क्वेश्चन। और क्यों जो माइनॉरिटी, स्पेशली अगर हम सिख्स के केस में देखें, द खालिस्तानी मूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, क्यों यूजुअली जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इतनी इनसिक्योर होती हैं, और क्यों माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है हमारे संविधान में। कुछ तो ऑफ कोर्स रीज़न है, क्योंकि जिस समय पे संविधान लिखा गया था वो एक बहुत ही सेंसिटिव समय था। हमें इंडिया को एज अ प्रॉमिस देना था हर किसी को कि जो भी यहाँ रहेगा उसकी हर एक चीज़ को मेंटेन किया जाएगा। और जो भी आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी, यू नीड नॉट फियर द मेजोरिटेरियनिज्म, है ना। तो यही एक वहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो सोचिए किस समय में लिखा गया था, क्यों एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया है, क्योंकि यही नीड थी। आप सोचिए इतनी सारी स्टेट्स हैं, सब टूट जाएंगी वरना तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा भारत का। तो okay, the Sachar committee report also recommends the same. Legally, it is pointed out that any addition or deletion of a community from, अब देखिए क्या है, आप जानते हैं जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, वैसे ही ऑफ कोर्स स्टेट लेवल पे भी ऐसी कमीशन है ना। तो वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी स्टेट लेवल पे है। तो कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के ही इंपेरिकल स्टडी के बेसिस पे ये जो भी इंटरनल रिजर्वेशन जो हुई है, या फिर जो ओबीसी रिजर्वेशन में चेंज आया है, उनके रिपोर्ट पे होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है,
ठीक है. However, the splitting of the Muslim reservation equally among Voka Liggas and Veerashaiva Lingayats does not meet the demands of the. लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो Voka Liggas हैं और लिंगायत्स हैं वो भी इससे खुश नहीं है. तो इससे खुश कौन है? मतलब ये चीज ऑथर पूछना चाह रहे हैं कि ना SC लेफ्ट खुश है तो और ना ही बंजारा कम्युनिटी खुश है, ना ऑफ कोर्स मुस्लिम्स खुश नहीं है. वो क्यों होंगे खुश? क्योंकि उनसे रिजर्वेशन ले ली गई है. फिर उसके बाद ना जिनके लिए आपने किया है वीरशैवाज, लिंगायत और वोकल लिगर्स वो भी खुश नहीं है. तो फिर खुश कौन है? ये यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि वोकल लिगर्स की डिमांड थी कि उनको 12% रिजर्वेशन मिले बिकॉज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इनकी. और जो लिंगायत हैं है ना, तो उनका था कि 15% कोटा मिले. 2A स्टेटस में ले आएंगे तो 15% उनको कोटा मिला हुआ है. लेकिन ऐसा दोनों के ही केस में नहीं हुआ, इसीलिए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं. अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट के वहाँ से भी सीन्स मिल जाएंगे. ओके. अब देखिए, पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना है, फिर जो ऊपर वाले आर्टिकल्स हम देखेंगे. आज इंडियन एक्सप्रेस में इतना कुछ नहीं है. यूजुअली वी स्टार्ट आवर वीडियो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ही, पर कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपके लिए रेलेवेंट है आज इंडियन एक्सप्रेस में. एक आर्टिकल है, लेट्स सी कि हम उसे कब डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी में हेल्प जनरेट पावर फ्रॉम डिफंक्ट गोल्ड माइंस इन KGF, कोलार गोल्ड माइंस. अब देखिए, कोलार तो एक ऐसी जगह है कि वो मिस्टर राहुल गांधी के जो उन्होंने 2019 के असेंबली इलेक्शंस के समय जो वहाँ स्पीच दी जिसकी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया. तो कोलार तो इज समथिंग यू मस्ट नो वेयर डज इट बिलोंग टू. ठीक है. तो आप जानते हैं कर्नाटका में है कोलार गोल्ड फील्ड भी, और कोलार इज इन कर्नाटका. अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. पे अटेंशन टू व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू. एन ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज यूनिक स्कीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देखिए क्या है कि हमारी जो कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं वो डिफंक्ट पड़ी हैं. ठीक है. तो हमें तो अभी तक बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था इसका कोई प्रयोग भी किया जा सकता है. ठीक है. और देखिए, आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस पता क्या है कि अगर हम सोलर एनर्जी से बना रहे हैं, सोलर पावर से बना रहे हैं या विंड से, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर धूप नहीं है, रात है, तो आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते. विंड नहीं है तो आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते. तो नाइट्स में और विंडलेस डेज में देयर इज नो स्कोप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यही कहा जाता है. ओके. लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्नोलॉजी हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है. ओके. जिनका आइडिया एक लो टेक ग्रेविटी लेके आया है. हम देखते हैं कैसे. अब देखिए क्या है, हमने क्या करना है, हमारा प्लान ये है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का प्लान किया है कि हमें डिफंक्ट माइंस को ढूंढना है. डिफंक्ट माइंस जो बिल्कुल ऐसी छोड़ी हुई हैं, जो 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डीप हैं. ठीक है. तो हम इन माइंस को जब ढूंढ लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर लेके आना है, काफी काफी ज्यादा ऊपर. ऑफ कोर्स इतना डीप है तो थोड़ा ऊपर लेके आना है एक बहुत बड़े ब्लॉक को जिसका काफी हैवी वेट हो, 40 टन हो. ठीक है. तो हम उसको और ऊपर कैसे लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो भी इस तरह की पावर अवेलेबल होगी डे में, सोलर हो, विंड हो. ठीक है. तो उस हम ब्लॉक को, बहुत बड़े ब्लॉक को ऊपर ले आए हैं. अब हम क्या करेंगे कि अब क्या करना है, हमें पता है कि रात को तो सोलर पावर है नहीं है और विंड पावर भी बहुत ही कम है. तो फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को नीचे गिरा देंगे. अब नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे गिर रही है. ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई चीज नीचे क्यों करेगी, वो ऊपर हवा में ही लटकती रहेगी. तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैं आपको बताती हूँ. फिर नीचे गिरा, वो ब्लॉक जब नीचे गिरा है ना, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम पावर करेगा एक जनरेटर को वाया अ कनेक्टेड शाफ्ट, है ना. तो क्या हुआ, हम ऊपर ले आए उस ब्लॉक को रिन्यूएबल पावर को यूज करके, और फिर जब वो नीचे गिरा ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की पुल के वजह से, तो हमने उस मोमेंटम को क्या किया, पावर जनरेट करने में यूज कर लिया. तो बेसिकली ग्रेविटी यहाँ पे फ्यूल की तरह एक्ट की है. I hope you got my point. It's actually very interesting and exciting also. The depth to which the block can slip can be determined via a braking system, thus giving control on the amount of power that can be produced. अगर हमें पता लगाना है कि अच्छा कितनी पावर जनरेट होगी ऐसे नीचे पत्थर गिराने से, तो हम कर सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम. आप थोड़ी सी भी फिजिक्स जानते हैं अपने लैब्स में, आई होप आप समझ गए होंगे. ठीक है. तो ब्रेकिंग सिस्टम से पता लगाया जा सकता है कि कितना डेप्थ, जितनी डेप्थ तक जाएंगे उतनी पावर, आप समझ लीजिए कितनी पावर प्रोड्यूस होगी. ऐसे ही पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज में भी तो होता है.
ओके तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चल रही है, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हम कोलार जैसी माइंस में हम 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ वॉट आवर्स ऑफ पावर को जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ ह्यूज। ओके अब देखिए यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाले आर्टिकल को। स्टूडेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज बी गिवन प्रॉपर केयर, NCPCR। मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आपको ये इस बार के मेंस के लिए प्रिपेयर करके जाना है। क्यों प्रिपेयर करके जाना है? क्योंकि चाइल्ड राइट्स पे बहुत कुछ आ रहा है लेटली, अडॉप्शन, इलीगल अडॉप्शन, चाइल्ड मैरिज एंड और भी बहुत, पॉक्सो, है ना, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड हम NCPCR को बहुत न्यूज़ में देख रहे हैं। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इसको यूजुअली लोग डिस्कस नहीं करते। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड्स कमीशन, ये सारी चीज़ें तो पूछते ही रहते हैं, लेकिन जो मेंस में हम यूजुअली क्वेश्चन किस पे देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और इस बार के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रिपेयर इट। ओके और साथ ही में ऑफकोर्स SC भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो IIT बॉम्बे में जो केस आया है जो सुसाइड का, उसकी वजह से भी काफ़ी मेंटल हेल्थ और ये सब वगैरह की वजह से इट्स काफ़ी न्यूज़। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, NCPCR ने लिखा है किसको, चेयरपर्सन सेक्रेटरीज को, किसके, एजुकेशन बोर्ड्स के, सारी स्टेट्स और यूटीज के। क्यों लिखा है? उन्होंने कहा है कि देखिए ये स्कूल्स की ड्यूटी है कि इंश्योर किया जाए जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको प्रॉपर केयर और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ मिली जाएं। अब आप जानते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बचपन में ही डायग्नोज हो जाती है या फिर एडोलेसेंस में। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पेनक्रियाज है ना वो बहुत ही कम या ऑलमोस्ट कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जो आप जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में आप जानते हैं कि इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स अगर अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है ना कि डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि डायबिटीज़ भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत एक्सेस ऑफ इंसुलिन हो जाता है, इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है। कंप्लीट रबिश, इट्स क्वाइट दी ऑपोजिट, है ना। कोई भी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रही है हमारी बॉडी, यानी कि हमारा पैनक्रियाज। इसी वजह से तो आप लोगों को देखते हैं कि इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे होते हैं। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाइए, इसमें कोई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, इतना तो आपने आसपास देखा ही है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ लिखी है। इन इट्स लेटर द NCPCR said it had taken cognizance of the petitions it received from parents of the children diagnosed with। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो लिख रहे हैं NCPCR को, और आप जानते हैं कि उनको एक बहुत स्पेशल, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन में 2 से 3 बार इंजेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है। और सबसे पहली बात, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भूखा रहना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता। उनको 2-2 घंटे के गैप में कुछ कुछ खाना होता है, क्योंकि उनके वरना जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत लो चले जाते हैं। ओके 2017 में अगर हम देखें तो CBSE है, उन्होंने एक सर्कुलर भी रिलीज़ किया था कि जो बच्चे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको डायग्नोस हुआ है क्लास 10 के, क्लास 12 के, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स थे, तो जो एग्जामिनेशन हॉल में वो कुछ ईटेबल्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है या फिर लो शुगर एपिसोड्स जिसे हम कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शुगर, और लो शुगर का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो द NCPCR says that more such concessions, ऐसा ही, क्योंकि जब ईटेबल्स अलाउ किए गए बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन कितनी अजीब बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, चलो वो तो CBSE से सर्कुलर आ गया, लेकिन वैसे स्कूल में 8-8 घंटे आप बिताते हैं, है ना, इससे भी ज़्यादा, तो उसमें लेकिन अलाउड नहीं है ईटेबल्स बीच में खाना। लंच ब्रेक तो एक ही बार होती है ना पूरे दिन में। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एज पर द नोट, अ चाइल्ड विद type 1 diabetes who requires a mid-afternoon snack should be permitted by the class teacher to consume it. Those writing exams may be allowed to carry medicines, snacks and water with them. Okay. और साथ ही में ग्लूकोमीटर या फिर ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप्स जो होती हैं, है ना, ब्लड शुगर लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, ये भी अलाउ की जानी चाहिए, विच इज़ आई थिंक इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पर इसको कैसे रोल आउट किया जाएगा वो नहीं पता, क्योंकि फिर बाकी बच्चे क्लास में टीचर से मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा होगा कैसे। पर बिल्कुल होना तो चाहिए ऑफ कोर्स। जो और दिग्गज लोग हैं वो इस पे प्रॉपर गाइडलाइंस लेके आएंगे, हम तो बस इसे पढ़ रहे हैं। पुअर क्वालिटी ड्रग्स, ओके दिस इज नॉट द आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे, हमें डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को।
अतीक अहमद गेट्स लाइफ इन 2006 उमेश पाल अबडक्शन केस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से पहले ही बता देती हूँ कि एक, अब ये सारी चीजें यहाँ नहीं लिखी, पर अब आप जानते हैं अतीक अहमद जो केस है वो इतना बड़ा आप कह सकते हैं केस है ना, बहुत बड़ा केस है क्योंकि ही इज बिन अ डॉन राइट, और जिनको कभी कॉन्विक्ट नहीं कर पाया कोई, और बहुत पता सबको है कि किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें, तो इट्स अ ह्यूज केस कि फाइनली उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और ये सब वगैरह। पर बात ये है कि आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इससे क्या डिराइव करना है। पहली बात तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत सारी कमिटीज, वोरा कमेटी, दिस दैट, ये सब कुछ पढ़ते भी हैं, आंसर आपको पता ही है। पर और इम्पॉर्टेंट क्यों है? और जो राहुल गांधी जी का केस है वो क्रिमिनल केस है, मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ, इट्स नॉट अ सिविल केस, है ना। तो और जिस धारा के तहत, जिस सेक्शन के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो सेक्शन जो है ना, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, वो एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो पाए। ओके तो अगर आपके जो आपका जो मेंस में क्वेश्चन आता है कि जो representation of people's act है, it has taken enough provisions, it consists of enough provisions to prevent criminalization of politics. Of course you would write about section 8, section 9, section 10, section 11 जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थंबनेल में राहुल गांधी जी की फोटो लगी है, ठीक है, तो उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पर उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और तो वो उससे लिंक नहीं है, पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो। आप सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए और उसमें लिखिए अतीक अहमद केस, खत्म। अतीक अहमद केस को पढ़ के एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, ओ ये चीज तो हम भी नहीं सोच सकते थे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में इनका मेंशन किया जा सकता है, ऑल्दो सबसे बड़ा मेंशन ही इनका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। एन एमपी और एमएलए कोर्ट इन प्रयागराज सेंटेंस्ड क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन, ऐसा ही देखिए द हिंदू ने भी लिखा है, क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड 2 others ऑन ट्यूजडे टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इनके 2 और जो सहभागी थे उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है 2006 के केस में। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने किडनैप किया था लॉयर उमेश पाल को। ओके अहमद अ फॉर्मर लोकसभा, आप जानते हैं फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो आप जानते हैं जहां से जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बेसिकली लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। ओके इनके साथ के जो और लोग हैं 2, उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन भी देना है उमेश पाल की फैमिली को, ठीक है, जिनको पिछले महीने मर्डर किया गया है फरवरी 24 को। अब उमेश पाल जी कौन है आप जानते हैं? अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो आई होप आपको एक केस पता होगा, उससे भी ज्यादा जितना यहाँ पे लिखा गया है, पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अगर आपको नहीं पता तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं एक राजू पाल केस था। इसमें क्या था, 2005 में एक बीएसपी के एमएलए थे, हम यूपी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो बीएसपी के जो एमएलए थे राजू पाल जी, उनका मर्डर हुआ था। ओके उनका मर्डर ऑफ कोर्स यू नो वो आप कह सकते हैं उसमें भी यही इन्वॉल्व है, ऐसा कहा जाता है, अतीक अहमद जी। लेकिन उनका एक आई विटनेस, एक ही गवाह है और वो है उमेश पाल। अब उमेश पाल को किडनैप किया गया था, ठीक है, उमेश पाल को किडनैप, क्योंकि वो आई विटनेस ही वही थे, तो 2006 में किडनैप किया गया था उमेश पाल को और पिछले ही महीने इनको जान से मार दिया गया है। तो ये पूरा केस है। ओके अहमद हु फेसेस मोर देन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ही फेसेस मोर देन 8 डजन केसेस। नाउ दिस इज ह्यूज। ओके आप खुद सोचिए, 8 डजन केसेस, स्टैंड्स कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 360, लेकिन 8 डजन केसेस में से कन्विक्शन जो आई है वो एक ही सेक्शन में आ पाई है, वो है किडनैपिंग अ पर्सन एंड द पर्सन बीइंग पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड ऑफ द आईपीसी। ओके तो इसीलिए बेसिकली आप लिख सकते हैं अतीक अहमद केस मोर देन 8 डजन केसेस। ओके यूएस वॉचिंग राहुल्स केस कंटिन्यूज टू एंगेज इंडिया ऑफिशियल। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो एमपीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी लिखा कि हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं राहुल गांधी का जो केस है, यू नो क्योंकि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। अब वही बात है कि ना जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट है ना वो लोकसभा में किसी के पास है नहीं, और ऑपोजिशन का मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बड़ा रोल है।
आई डोंट नो मैंने किस वीडियो में आजकल पिछले 2-3 दिन के किस वीडियो में ये चीज़ बताई है, पर ऑपोजिशन पे आप अच्छा मैटर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ऑपोजिशन के बिना एक हेल्दी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो जब भी कोई बाहर वाली कंट्रीज है ना, उनको ऑपोजिशन के साथ कुछ भी गलत होते दिखता है तो उनको ये चीज़ सही नहीं लगती और वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो देखिए, मैं ये चीज़ खुद कह रही हूँ आपको कि ऑपोजिशन, एक हेल्दी ऑपोजिशन की जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बहुत सारे रोल्स हैं जो मैंने उस दिन आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आप एक अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करके जाइए कि जब हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन लोकसभा, और यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्रक्स है। कम से कम 3-4 बार तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या, और उसका आंसर ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेचर। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कौन होल्ड करेगा, कौन अकाउंटेबल होल्ड करेगा, यानी कि लोग करेंगे। और हम तो जाके बैठे नहीं है पार्लियामेंट में, हमारी आवाज वहां बैठी है और वो ऑपोजिशन है। अकाउंटेबल होल्ड कर ही सिर्फ ऑपोजिशन सकता है, और कौन करेगा? अगर एक ऑपोजिशन ना हो, विपक्ष ना हो, है ना, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और उस दिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है हर चीज़ की, हर डिसीजन की। ठीक है, तो इसीलिए बाहर वाली जो कंट्रीज हैं वो यही कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। वी आर watching Mr. Gandhi's case in Indian courts and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values including freedom of expression and all of that। ये बातें यहाँ पे लिखी हैं। कोर्ट आस्क्स फैजल। अब देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक प्रमाण मिलेगा, एक एविडेंस मिलेगा, जो आप अपने लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 32 क्या है, वो रिट पिटिशन की बात करता है, और उसी रिट पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स, है ना। और लेकिन जो आर्टिकल 226 है, यानी कि रिट पिटिशन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन द रिट पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसका एक यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एविडेंस मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं जो पीपी मोहम्मद, एमपी पीपी मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप के एमपी हैं, जिनको मैं आपको बता चुकी हूँ 10 साल के एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पहले किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, लेकिन फिर केरला हाई कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको एक एडिटोरियल जब हमने डिस्कस किया तो उसमें बताया, तो उन ऑथर का ये कहना था, जब ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, जैसे हमने राहुल गांधी के केस में या मोहम्मद फैजल के केस में देखा, तो जब स्टे ऑफ कन्विक्शन लग गया, स्टे ऑन कन्विक्शन लग गया, तो ऑटोमेटिकली उनको सीट उनकी वापस क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मोहम्मद फैजल को अभी तक बोलना, पार्लियामेंट में जाना, इस चीज़ का अलाउ नहीं किया गया। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, लेकिन ऑटोमेटिक स्टे ऑन कन्विक्शन लगने के बाद रिन्यूअल नहीं हुआ उनके दोबारा मेंबरशिप का। वो क्यों? ठीक है, तो ये केस है बेसिकली पूरा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत पिटिशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, तो सबसे पहला सवाल मैं आपको पहले ही बता चुकी, सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है कि आप आर्टिकल 32 के तहत अपनी पिटिशन लेके आए हैं, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिल्किस बानो केस और ये सब वगैरह काफ़ी चल रहा है ना, तो रिट पिटिशन वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 केवल और केवल फंडामेंटल राइट के ही वायलेशन पे लेके जाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही है कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो फिर मिस्टर फैजल के लॉयर कहते हैं कि इनका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिप्रेजेंट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट, इज दैट अ फंडामेंटल राइट? आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? आर्टिकल 226 है ना वहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि राइट टू रिप्रेजेंट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वैसे देखा जाए तो राइट टू रिप्रेजेंट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्टिकल 19 के तहत भी आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 21 के तहत भी आती है। ठीक है, पर वो तो हम देखते हैं, क्योंकि केस को अभी डेफर कर दिया गया है, वेंसडे को उठाया जाएगा। सो वी विल लुक एट this particular case then. More than 500 apps blocked on the advice of Cybercrime Center, says Home Minister. अब देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। ऑलमोस्ट हर साल हम साइबर सिक्योरिटी पे, साइबर अटैक, साइबर दिस इस पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर साल मेंस पे इस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी समथिंग जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्या स्टेप्स इंटरनेशनली लिए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स नेशनली लिए गए हैं, और है ना, इस तरह से प्रिपेयर करके जाइए, क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इंटरनेट प्रोलिफरेशन जो हुआ है, लेकिन विच इज़ अ गुड थिंग, पर उसमें रेगुलेशंस आर नॉट वर्किंग। फिर ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट की जो भी रेगुलेशंस आई हैं 2021 की,
दे आर इन दैट डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में आप ये भी लिख सकते हैं एक I4C, I4C इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 4 बार C आ जाता है ना, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसलिए I4C। ओके तो ये एक स्टेप है ऑफ कोर्स जो भारत सरकार ने लिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनका कहना है कि देखिए मोर देन 500 ऐप्स को हम ब्लॉक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिकमेंडेशन आई थी, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें रिकमेंडेशन आई थी I4C से। ओके तो और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी प्रिपेयर की है जो मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि किस तरह से 50 जो मेजर साइबर अटैक्स हुए हैं कंट्री में, उनका मेथड क्या था साइबर अटैक का, ताकि मेथड हमें पता चलता है। ये यूजुअल बड़े बड़े केसेस होते हैं साइबर अटैक्स के होने के, और उसे कब कर पाए, ठीक है। तो ये भी इन्होंने कहा, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि हम क्या क्या एक तो पहले इन्होंने ये बता दिया कि 500 ऐप्स को ब्लॉक किया I4C की रिकमेंडेशन पे। फिर उन्होंने बता दिया कि जो 50 मेजर साइबर अटैक्स हुए कंट्री में उसके मॉडस ऑपरेंडी पे हमने रिपोर्ट तैयार की है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे इनिशिएटिव साइबर सिक्योरिटी के लिए लिए गए हैं, इतने कि कमिंग डेज में हम देखेंगे जो 70% क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंक्लूडिंग prisons and courts, they will be online। और इन्होंने क्या बताया है, more than 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। आप देखिए अगर अपना कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको हर चीज़ लड़नी है, रटनी है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो स्पेशली जो विजन IAS की मैगजीन है ना, उसका आप क्रक्स समझ लीजिए, जो इजी पॉइंट्स हैं उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैं भी आपको कह रही हूँ बिकॉज आई हैपन टू एक्सप्लेन टू यू दोज पर्टिकुलर बुकलेट्स। पर उसको पूरा वर्ड टू वर्ड याद करना इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक एनी बडी ऑन दिस प्लानट कैन डू दैट, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ब्रीफ, इतना ऐसे बहुत ही इस तरह से लिखा गया है कि पूरा आपको वर्ड टू वर्ड नहीं। तो इसीलिए जो न्यूज़पेपर से आप कुछ कुछ सुनते हैं वो आप खुद पॉइंट्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह के बड़े बड़े पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो वहाँ लिखे हुए हैं, या जो इतने बड़े भारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप I4C लिखिए, आप क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट्स लिख दीजिए, आप इस तरह से बहुत कुछ खुद से बना के लिख दीजिए। CCTNS यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये लिख दीजिए, ठीक है। यही सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स वे में विजन IAS में लिखा होता है, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि cybercrime.gov.in पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एज इट इज cybercrime.gov.in लिख दीजिए एक पॉइंट बना के, ठीक है, जहाँ पे आप एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके ऑन द बेसिस ऑफ विच मोर देन 40,000 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड। ओके तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बताई हैं। ही सेड 99.9% ऑफ पुलिस स्टेशंस आर रजिस्टरिंग 100% FIRs डायरेक्टली। तो जो 99.9% पुलिस स्टेशंस हैं वो 100% FIR रजिस्टर डायरेक्टली कर रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन सिस्टम्स पे, ताकि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अलग FIR की है, फिर आप लिंक करेंगे, फिर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, इससे अच्छा FIR ही इस नेटवर्क पे आप रजिस्टर कीजिए ताकि डायरेक्टली ट्रैकिंग हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी है, आप ये भी लिख सकते हैं। नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स में सर्चेबल रजिस्ट्री हमें मिल जाती है कि कौन से कॉन्विक्ट्स हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में, चाहे वो रेप हो, मॉलेस्टेशन हो, स्टॉकिंग, चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। ओके ये चीज़ मोर और लेस एक आप कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड थी कि सरकार ने साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी के पिछले कुछ समय में क्या क्या चीज़ें की हैं। पुअर क्वालिटी ड्रग्स, गवर्नमेंट कैंसल्स लाइसेंस ऑफ 18 फार्मा फर्म्स। ये बस यही चीज़ यहाँ पे एक ये हेडलाइन ही आप सुन लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हमारा सपना है कि हम फार्मा हब बने, राइट फार्मा हब बने हम पूरे संसार का। और हमें पोटेंशियल भी है क्योंकि हम जेनरिक मेडिसिन बना रहे हैं, अफ्रीका बहुत सारी और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे जन औषधि योजना और ये सब कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जन आरोग्य। तो ये चीज़ें हमारा सपना है। साथ ही में आपने क्या देखा कि हमने वैक्सीन या मैन्युफैक्चर की, खुद की कोवैक्सीन बनाई। तो ये बहुत सारे रीसेंट एग्जांपल्स हैं, पर फिर कुछ बुरे एग्जांपल्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और वो चैलेंजेस हैं। बुरे एग्जांपल से ज़्यादा वो हमारे लिए चैलेंजेस हैं। तो पुअर क्वालिटी अगर ड्रग्स कोई बना रहा है, आप जानते हैं कि पहला केस कहाँ से आया था, गैम्बिया में जो डेथ्स हुई थी कफ सिरप पीने की वजह से, ठीक है। वो एक सोनीपत की एक कोई फार्मा उस कंपनी थी, तो उसको हमने पहली बात तो उनका लाइसेंस रद्द किया एक्सपोर्ट का। फिर उसके बाद एक और केस आता है उज़्बेकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान में डेथ्स हुई हैं हमारे कुछ कंज्यूम करने से कफ सिरप वगैरह।
फिर हमने वो जो कंपनी वहाँ इन्वॉल्व थी उसके साथ हमने बातचीत की और उनके लाइसेंस को रद्द किया। फिर उसके बाद एक और हमारे पास केस आता है यूएस में, जो आई ड्रॉप्स डाल के, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, फार्मा कंपनी। आई ड्रॉप्स डालने की वजह से कई लोगों को यूएस में कैटरैक्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होगी बड़ी बड़ी। तो फिर हमने ऑफकोर्स चेन्नई के ऊपर काम किया एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्दो एक फिक्स्ड कॉजेटिव लिंक जो है कि यही हमारे वाले ही फार्मा कंज्यूम करने की वजह से उनके साथ ये दिक्कतें हुई थी, वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। पर हमारी रेपुटेशन, हमारी क्रेडिबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऐसा कोई भी केस ना आए, है ना। तो इसीलिए सरकार जो है इस तरह से काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है। जो ऐसी फर्म्स हैं, फार्मा फर्म्स हैं, जिनका सही क्वालिटी नहीं है, जिनके ड्रग्स की, उनके लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। अब देखिए, बाउंड्री डिमार्केशन विद चाइना विल हैपन सून, सेज भूटान पीएम। ऑल्दो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, पर हम इतने सिनिकल नहीं हो सकते कि हम अपने दोस्त के बारे में ये सोचें कि उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व ही ना हो कभी भी चाइना के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। एक ही तो यहाँ पे हमारे नेबरहुड में कंट्री बची है जो चाइना के एम्ब्रेस में नहीं जा रही, वो भूटान है। पर इनका भी अगर रिश्ता इनके डायलॉग की वजह से सुधर गया, जो इनके टेरिटोरियल डिमार्केशन होनी है जो अभी तक पेंडिंग है जब से इंडिपेंडेंस या बहुत सालों से, ठीक है, तो वो हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दे विल हैव गुड रिलेशंस। फिर जो चाइना है वो और इन रोड अपनी लेने की कोशिश करेगा भूटान में, जो उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान तो खैर ये छोड़िए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और हमारे आसपास की कंट्रीज में ली है। तो पर फिर भी यहाँ देखते हैं कि भूटान के पीएम ने क्या कहा है कि हम होप करते हैं कि हम जो डिमार्केशन है टेरिटरीज की विद चाइना, 1 से 2 और मीटिंग्स बची हैं उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इंडिकेटिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ बाउंड्री इश्यूज विद बीजिंग कुड बी एक्सपेक्टेड सून। इन एन इंटरव्यू ही गेव टू ओके भूटान इज वॉचिंग वेदर। और साथ ही में उनका ये कहना है कि इंडिया और चाइना भी अपने जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लें, गुड इनाफ। और आप जानते हैं डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था 2017 का, एक ट्राईलेटरल चीज थी। वी डू नॉट एनकाउंटर मेजर बॉर्डर प्रॉब्लम्स विद चाइना बट सर्टन टेरिटरीज आर नॉट येट डिमार्केटेड। तो ये सारी जब इनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि भूटान में बहुत सारे विलेजेस बना लिए हैं चाइना ने, ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो मीडिया दिखा रही है ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, और हमारा जो है उसमें से तो अभी तक कुछ नहीं गया है। फायर एट मैक्सिको यूएस बॉर्डर, माइग्रेंट सेंटर किल्स 39। अब देखिए, दिस इज वेरी बैड, पर ऐसा हुआ है कि 39 माइग्रेंट्स की जान चली गई। एक फायर, एक आग जो लग गई थी, एक a fire that broke out at an immigration detention center in a Mexican city on the US border. US Mexico migration this that, ट्रंप के केस में सबसे ज़्यादा, जब ट्रंप आए थे तो हमने सबसे ज़्यादा ये देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम वॉल तैयार कर देंगे, वॉल खड़ी कर देंगे ताकि मेक्सिको से कोई भी यहाँ पे ना आ पाए। और इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप जानते हैं, इट्स जस्ट सो मच इन न्यूज़, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेंटली कॉन्जर्वेटिव सरकारें आई हैं, और जो कॉन्जर्वेटिव सरकारें आती हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस पोल कैंपेन में यही होता है कि हम बेसिकली इस तरह की इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। आप जानते हैं इसके बारे में बहुत इलेबोरेशन करने की ज़रूरत है नहीं, तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पे एक डिटेंशन सेंटर इस तरह का था। ऑल्दो मैक्सिकन सिटी में एक था, यहाँ पे आई थिंक लिखा होगा कौन सी मैक्सिकन सिटी में था। The fire broke out shortly before midnight at the National Migration Institute facility in Ciudad Juarez. अब देखिए, Ciudad Juarez कौन सी जगह है? इस तरह के जो नाम है ना, Ciudad Juarez, Juarez, इस तरह के मेक्सिको में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ कुछ आ गया तो Ciudad Juarez कहाँ पे है, तो ये आपको मेक्सिको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई थी, ओके। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। लेट्स जस्ट लुक एट अदर आर्टिकल्स। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फाइटिंग करप्शन अंडर अटैक सेज पीएम। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, और आप समझ गए होंगे ये किस चीज़ का स्टैंड लिया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो एक बहुत बड़ा केस अप्रैल 5 को सुना जाने वाला है, क्योंकि 14 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब ऐसा भी हो सकता है जितना बड़ा हम समझ रहे हैं उतना बड़ा हो ही ना, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस ही कर दे कि जो बॉडीज़ हैं वो बस अपना काम कर रही हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब वगैरह, तो अपना काम ना करें। टारगेटिंग क्या होता है? स्पेसिफिक टारगेटिंग, अगर आपने कुछ किया है तभी तो टारगेट हो रहा है। स्पेसिफिक ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्या पता हमारी एक्सपेक्टेशन जो इतने बड़े केस की है वो ना हो, कुछ और हो, है ना, वी नेवर नो। तो क्योंकि ये भी जो मैंने आपको बात बोली है अभी, वो भी सही बैठती है।
पर यहाँ पे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो पिटिशन, जॉइंट पिटिशन गई है ना, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अर्जेंट हियरिंग दी गई है। वो उस पिटिशन में यही लिखा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन की हैं, जिसमें ऑफ कोर्स कांग्रेस है, शिवसेना है, तृणमूल कांग्रेस है, बाकी सारी जितनी भी पार्टीज हैं, और उनका ये कहना है कि सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। और फिर उन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, बहुत बड़े लॉयर भी हैं। तो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है कि देखिए, अगर हम 2004 से 2014 के बीच में देखें तो अगर आप देखेंगे तो 50-50 कह सकते हैं, या 40% ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स पे केस चल रहे थे सीबीआई और ईडी वगैरह द्वारा, है ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी बेसिकली। और अभी क्या है कि 95% या उससे भी ज़्यादा जो ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स पे हैं। तो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, विच हंट होता है हमारा, ठीक है, ये केस है। तो बेसिकली अब प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या फिर जो इस तरह की बॉडीज़ हैं जो करप्शन को फाइट कर रही हैं, दे आर अंडर अटैक, क्योंकि सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं दे आर भ्रष्ट एंड दे आर नॉट लेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डू देयर वर्क। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें सुनने के लिए मिल रही है, ऑल्दो क्वाइट इनडायरेक्ट, बट this is his statement. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday launched a scathing attack against what he termed conspiracies by forces within and outside the country to undermine constitutional institutions that were cracking down on corruption and the corrupt. Addressing BJP leaders and cadre at the inauguration of an extension of the party headquarters here, he said India's march towards development and the strong governance agenda were based on the foundation of constitution institutions but attempts. अब देखिए क्या है ना कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि खैर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए, उसके बारे में कोई हमें ज़रूरत नहीं है बात करने की। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें एक, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन पीस फॉर यू, क्योंकि क्या है, अभी तक हम कम से कम एज फार एज आई रिमेंबर 3 एडिटोरियल्स डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 इधर उधर की छोटी छोटी पैचेस में न्यूज़ जो फ्रंट पेज पे आई हैं, ऑफ कोर्स जो न्यूज़ होती हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जो डॉग्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इस पे, है ना। हमने रिसेंटली वसंत कुंज का केस देखा, फिर हमने हैदराबाद के उस 4 साल बच्चे का भी केस देखा जो फ्रंट पेज पे ऑफ कोर्स आया था न्यूज़पेपर के, कि कैसे ही वाज बिटन टू डेथ, उनको पेट पे, मुंह पे, हर जगह, इतनी देर में उसके जो पापा हैं वो वापस आते, जो वॉचमैन थे उनको देखने के लिए, वो अपने पापा को लंच देने जा रहा था आई थिंक, तो he was dead by then, जब उन्हें ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी देख रहे हैं। फिर हमने एडिटोरियल्स देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दिस दैट, है ना। फिर हमने केरला के केसेस देखे हैं, केरला की जजमेंट देखी हैं। ये स्ट्रे डॉग्स वाली जो चीज़ है, इस पे एथिक्स की केस स्टडी भी आ सकती है, हमने वो भी डिस्कस की है, और एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने यूजुअली क्या है ना कि हम जो व्यू पॉइंट्स देखते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में यूजुअली जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी इंटेलेक्ट बायस है उसमें, है ना, विच इज़ गुड, मतलब हमें चाहिए इंटेलेक्चुअल चीज़ें, व्यू पॉइंट्स। पर क्या है कि कहीं हमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी सुनिए, क्योंकि हमें पता है क्या लगता है, जब हम इंटेलेक्चुअल चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है हमें पता चल गया सोल्यूशन क्या है हर चीज़ का, वी आर सॉर्ट ऑफ डन विद इट, और हमें आपसे ज़्यादा पता है। जो आप ऐसी बातें कर रहे हो तो बहुत ही बकवास लग रही हैं सुनने में, ऐसे चीज़ें सॉल्व नहीं होती, आई विल टेल यू दिस दैट, है ना। और हैवी वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं, वी आर सॉर्ट ऑफ डन विद इट। लेकिन कहीं चीज़ों में हमें, जिन्होंने उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम किया होता है ना, उनसे सुनना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं मेनका गांधी जी, शी इज़ डेफिनेटली नोन फॉर हर वर्क फॉर द एनिमल्स, है ना। तो ये बात हम जानते हैं, ऑल्दो ये एक व्यू पॉइंट है, जो बाकी व्यू पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए हम ये व्यू पॉइंट आज पिकअप कर रहे हैं। तो इसमें से कहीं चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल हैं, ऑल्दो आपको लगेगा कि नहीं, डॉग्स होते ही नहीं शांत, इनको मार ही देना चाहिए, ऐसा वैसा, पर क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो इनके पास कितने सारी पेट कैट्स हैं, कितने सारे पेट डॉग्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। 1-2 चीज़ें हैं जो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉइंटर्स बन जा सकते हैं, और एग्जामिनर को पढ़ने के बाद सच में लगेगा ये बहुत प्रैक्टिकल है, वरना आपको वही घिसे पिटे हर मैगजीन में एक जैसे पॉइंट छापे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रीट डॉग्स ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट फॉर अबाउट 25,000 ईयर्स। आप जानते हैं 25,000 सालों के लिए हम को एग्जिस्ट करा है हमने डॉग्स के साथ। डॉग्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि घरों में जब हमारे पेट होता है तो कभी चोर आ जाता है तो दे स्टार्ट बार्किंग, है ना।
ये बात हम जानते हैं। हमें एक इमोशनल सपोर्ट दिया है, हमारे कंपेनियंस की तरह हमारे साथ रहें। दे आर लॉयल, वी वेरी वेल नो, दे आर फ्रेंडली एंड दे आर इंटेलिजेंट टू। लेकिन अभी क्या है, हम इस ब्यूटिफुल बॉन्ड में कुछ डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं। इनटॉलरेंस इज डेफिनेटली ग्रोइंग, नॉट ओनली टूवर्ड्स डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स, cows, birds and other features and other creatures. Okay, we then extend, और देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई एक बात लिखी है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम एनिमल्स के प्रति बुरा बिहेव करते हैं ना, उनके लिए हमारी जब इंटॉलरेंस ग्रो होने लगती है तो यूजुअली हमारी जो इंटॉलरेंस है वो रेप्लिकेट होती है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, यानी कि हमारे सराउंडिंग लोगों के साथ। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ज़बरदस्ती उनके लिए इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो हम अपनी स्पीशीज़ के प्रति भी अच्छा बिहेव नहीं करते जो ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो ये इनका कहना है। ऑल्दो दिस इज नॉट द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट जो आपको यहाँ से मिलता है, बट आई थिंक अ गुड पॉइंट। ओके, आइडेंटिफाइंग एन एनिमी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, आप जानते हैं कि ये यूजुअली बहुत सारे केसेस हैं। मेनका गांधी जी का केस है जो रिसेंटली अब सुन रहे हैं। उन केसेस में जो वायलेंस की शुरुआत है या जिसके लिए कि हम इनको ख़त्म कर देंगे, इनका ये कहना है मेनका गांधी जी का कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए यूजुअली जब केस जो इलेक्शन लड़े जाते हैं ना, तो जो भी इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा है वो कैंपेन का एक बहुत बड़ा जो उनका पॉइंट होता है ना, इसी बेसिस पे जीता कौन है नहीं जीता ये डिसाइड भी होता है बहुत हद तक। ऐसा ही बता रही हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है कि जो बेसिकली कह देगा कि हम ये सारे यहाँ से जो डॉग्स हैं एक भी हमारी सोसाइटी में नहीं आने देगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा या इस तरह। तो इस तरह से बेसिकली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो निर्धारित किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा वायलेंस इंस्टिगेट कर सकता है एनिमल्स के ऊपर। द पर्सन हु स्टैंड्स फॉर इलेक्शन इन दीज सोसाइटीज नोज दैट ही हैज़ नो रियल पावर। आप जानते हैं कि जो लोग उनको भी पता होता है जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं उनके पास कोई पावर होती नहीं है, चाहे वो मेंटेनेंस की, बिल्डिंग की, सेल, रेंट, किसी भी चीज़ की कोई पावर ना, वाटर। सिर्फ वो इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका जो गेट है सोसाइटी का उस पर गार्ड कौन से खड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़, और क्या डॉग्स हैं वो सोसाइटी में उनको अलाउ किया जाएगा वो आएंगे या नहीं आएंगे, बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो उनके हाथ में होती हैं। ओके, और फिर सबसे बड़ा ऑफ कोर्स आपने जीतना है तो कोई तो आप पोल कैंपेन अपना तैयार करेंगे, तो एक पॉइंट फिर ये हो जाता है क्योंकि जब हमें है ही 2-3 चीज़ें, एक अच्छा गार्ड है ना और एक अच्छा क्योंकि सिक्योरिटी फॉर द सोसाइटी ऑफ कोर्स वहाँ से बहुत है, और डॉग्स को आने नहीं देना अपनी लोकेलिटी में। ठीक है, तो फिर ऑफ कोर्स फिर आप उसमें कहोगे हम डॉग किसी भी डॉग को नहीं आने देंगे और जो भी कोई ऐसा करेगा तो they would be wiped out and all of that. ठीक है, and by constantly heckling them we make dogs nervous. Residents have told the police that the child, अब देखिए यहाँ पे हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं हैदराबाद में, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे कोई भी केस आते हैं तो मेनका गांधी जी उसको बहुत डिटेल में पढ़ती होंगी कि क्या और केसेस आ रहे हैं। तो वैसे ही हैदराबाद में जो बच्चे की 4 साल बच्चे की जो अभी हमने केस डिस्कस किया उसमें कॉन्स्टेंटली इन ऐसे बहुत सारे आसपास के लोगों ने बताया, रेजिडेंट्स ने पुलिस को बताया है कि जो बच्चा यहाँ पे जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा कॉन्स्टेंटली या तो स्टिक से मारा करता था एनिमल्स को और इन एनिमल्स को। ठीक है, जो ये 3 एनिमल्स थे, 3 डॉग्स थे बेसिकली जिन्होंने उसको काटा था और बहुत टीज भी किया करता था उसकी पूंछ से पकड़ के। ठीक है, तो ऐसा बेसिकली हमें पता चला है। और रेजिडेंट्स ने ये भी पुलिस को बताया कि हमने बहुत बार वार्न किया था बच्चे के पापा को इस केस में जो वॉचमैन है। ठीक है, कि प्लीज इसको बोलो कि ना ऐसे पंगे लिया करे डॉग्स के साथ। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट द फादर वॉचमैन हैज रिफ्यूज टू लेट एनीबडी फीड द डॉग फॉर 3 days। और इन तीनों जो डॉग्स की यहाँ पे बात हो रही है 3 दिन के लिए उन वॉचमैन ने यानी कि उसके डैड ने मना कर दिया था कि कोई भी उनको फीड नहीं करेगा। ठीक है, तो और आप जानते हैं व्हेन डॉग्स आर हंग्री, my god, you can't even touch what they are eating, you can't touch them because they feel as if you would take that away, hungry, और या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तभी वो आप पे थोड़ा सा पुश बैक मिलता है उनकी तरफ से। और ये काफ़ी साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और इस तरह के एस्पेक्ट्स आप जानते हैं। थोड़ा बैठिए और सोचिए, ये बात आप कोरिलेट कर पाएंगे। then the society chairman secretary targeted the humans who fed। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अब ये जो चीज़ है वो कहाँ चली जाती है कि लोग खिलाई क्यों रहे हैं, इतना सारा खिलाते क्यों हैं डॉग्स को एंड ऑल ऑफ दैट, इनकी वजह से ये देखिए फिर वो ग्रुपिज्म हो जाता है कि ये लोग
आजकल तो ये हो जाता है लेफ्टिस्ट हैं, कुछ ज़्यादा ही डॉग्स को फेवर करते हैं, फिर ये हो जाता है कि हम कंजर्वेटिव हैं, ये ऐसे बन गया हर चीज़ में कुछ हो सही, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये चीज़ आ जाता है. देन केम द मॉब्स इंस्टिगेटेड बाय स्टेटमेंट्स ऑफ वायलेंस ऑन ग्रुप चैट्स. ओके, फिर वही यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स आर ओनली सिम्टम्स ऑफ द रियल प्रॉब्लम. डॉग्स गेट एग्रेसिव व्हेन दे परसीव अ थ्रेट और दे हंग्री. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. ओके, इंडीड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स मस्ट बी कर्टेल. लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने ये भी कहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है डॉग्स की उसे कर्टेल किया जाना चाहिए. लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़, ड्यूरिंग कोलोनियल टाइम्स डॉग्स एंड इंडियंस वर. अब आप जानते हैं इन्होंने थोड़ा एक रॉ नर्व छेड़ दी है, और आप ये बात जानते हैं कि डॉग्स को और इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो प्रिविलेज वाले एरियाज में एंटर कर सकते हैं. हम ये ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं इस चीज़ पे एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है. और हम दोनों को ही, ह्यूमंस को, डॉग्स को काफ़ी वायलेंस और कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट किया जाता था. स्ट्रीट डॉग्स को काफ़ी रूटीनली मारा जाता था, किल किया जाता था, ताकि उनके नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाए. ना ही ये चीज़ तब काम की, ना ही आज कर सकती है, ऐसा मेनका गांधी जी कहती हैं. नेचर अलाउज एनिमल्स टू हैव एज मेनी ऑफस्प्रिंग एंड एज फ्रीक्वेंटली एज देयर इज स्पेस इन द इन्वायरमेंट. अगर आप सोचिए, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत फैक्चुअल चीज़ लिखी है विच इज़ क्वाइट लॉजिकल. और ये बात आप जानते हैं, लंदन प्लेग जो हुआ था 1665 का, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि अराउंड 2.5 लाख डॉग्स और कैट्स को मार दिया गया था. जब आपने डॉग्स और कैट्स मार दिए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. तो फिर कौन लोग पनपने पड़ेंगे? रैट्स, माइस, मोंगूस, कॉकरोचेस, और इनसे प्लेग फैलता है. और यही हुआ था 1665 के टाइम में. Okay, the mice population grew and 70% human population was wiped out by the Black Death pandemic. तो जो आप खुद को बचाने के लिए कर रहे हो ना, वही आप पे हावी पड़ जाती है. ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसे इस तरह का कोई आप ऐसे आ रहा था ना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बहुत अच्छा एनेक्डोट है आपको अपने ऐसे को शुरू करने का, या फिर किसी भी तरह का एक पैराग्राफ बनाने का. ठीक है, अ सिमिलर इंसिडेंट हैपन इन सूरत, नॉट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. पर इन्होंने यही कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यही कह रही हूँ कि एनिमल बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है. आप ABC रूल्स 2001 के मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. 2023 में इसमें अमेंडमेंट आई है, वो भी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. दीज वर रेकमेंडेड बाय WHO, okay, as the only way to bring about a sustained decline in the dog population. Incidence of, तो ये बेसिकली ABC रूल जो हैं वो पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए, रेबीज को कर्ब करने के लिए, एग्रेशन को कर्ब करने के लिए डॉग्स में ये सब काम करता है. हाउएवर नेसेसरी मेजर्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि बहुत करप्शन है, इनएफिशिएंसी है इनका, ये सब कुछ कहना है. तो इनका ये कहना है कि डॉग्स फ्री रेजिडेंस या इस तरह की मांगे रखने के बजाय हमें क्या चाहिए कि लोग ये मांगे म्यूनिसिपल बॉडीज से कि एक ABC प्रोग्राम मिले हमें, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, in consonance with the new ABC rules of 2023, because they are actually nice and we have discussed them. अडॉप्ट नेटिव डॉग्स, अब ये भी इन्होंने कहा है. यूजुअली क्या है, बहुत ज़्यादा ना हमारे केसेस में क्या है, एक बहुत ही फैंटेसी या एक बहुत ही ज़्यादा अलग सा हमें फॉरेन ब्रीड्स के लिए फैसिनेशन है ना, या फिर पेडिग्री ब्रीड्स क्या होती हैं, जो प्योर ब्रेड ब्रीड्स होती हैं. ठीक है, जो कोई मिक्स जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता, वही सेम ब्रीड के साथ मीटिंग, फिर उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी प्योर ब्रीड है. ठीक है, तो काफ़ी फैसिनेशन है, स्पेशली जो इतनी सारी आप जानते हैं जो डॉग शॉप्स और ये पेट शॉप्स है ना, तो वो फॉरेन ब्रीड्स है ना, तो ये जो बिजनेस चल पड़ा है, तो इनका यही कहना है कि और फॉरेन ब्रीड्स में क्या होता है, यूजुअली जो हम देखते हैं जो पेट शॉप्स पे मिलते हैं, तो उन केसेस में डिस्टेम्पर होता है मोस्टली उनमें, है ना. और फिर जब उन्हें आप घर लेके आते हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बार हमें उनकी जान चली जाती है, बहुत सारे ऐसे पेट्स की, है ना. तो ये जानते हैं डिस्टेम्पर क्या होता है, जो जैसे आपने आँखों से ना बहुत बार देखा होगा पेट्स के, डॉग्स के ना, एक पस निकलती है, एक सॉर्ट ऑफ लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है. ये पहला सिम्टम होता है, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, फिर डायरिया होता है, फिर उसके बाद मोस्टली उनकी जान चली जाती है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेटिव डॉग्स के बारे में हमें यही नहीं पता कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे मेक ग्रेट pets. If a family adopts a native dog, or if caregivers feed and socialize with community dogs and help them get neutered, okay, it would be of service to the. आप उन्हें अडॉप्ट कीजिए, आप उनको फीड कीजिए, केयर कीजिए, और ऑफ कोर्स आप उनको न्यूटर करवाइए. ठीक है, जिससे उनका बर्थ भी कंट्रोल हो जाए. तो
द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर नेटिव डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है. Reports of dog attacks must be tested on the benchmark of proof. Recently, it was reported that 2 children have been killed. ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं. Thank you so much. Please like the video.